तो हम लोग जो बेसिक टर्म पढ़ रहे थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखने का, तो कुछ अब इसका इम्पोर्टेंट रूल आप देखिएगा जिसके हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को लिख सकते हैं। इसमें दो टर्म होता है। एक तो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को हम कैसे लिखें। दूसरा ये है कि अगर नाम लिखा हुआ है तो उसको हम फार्मूला के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो फार्मूला दे दे तो IUPAC नेम और IUPAC नेम दे दे तो फार्मूला। इस टाइप के दो चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले जाएंगे फार्मूला पे। तो आज का जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका मतलब समन्वय यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम अब क्या करना है, सीखना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ आपको बताया गया है। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ में आपको ये बताया गया था कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, ये दो चीज़ का चर्चा आपको बार बार किया जा रहा था। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर आप फार्मूला लिखिएगा इसका, तो एक तो फार्मूला लिखना है आपको और दूसरा इसका नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना। इसके लिए IUPAC के इनऑर्गेनिक समझ रहे हैं, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमिटी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो इसका आधुनिक अवधारणा है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है IUPAC 2004 का अनुपालन किया जाता है, इसके रूल को फॉलो किया जाता है और इसके रूल के बेस पर ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम को लिखते हैं और उसके फार्मूला को लिख पाते हैं। अब इसमें जो आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ये एक जटिल यौगिक हुआ और इसको प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, इसको सही ढंग से अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा और इसके लिए इसको क्लासिफाइड किया गया, इसको वर्गीकृत किया गया और मेनली दो पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट आपका क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो फार्मूला जो लिखेंगे इसके लिए पहले रूल सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम हमको दिया हुआ है, हम उसके हेल्प से क्या लिखेंगे, फार्मूला, और फिर हमको क्या करेगा, फार्मूला दे देगा, उसकी मदद से हम उसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। तो इसमें आपका दो चीज़ आएगा, एक मोनोन्यूक्लियर मतलब एक नाभिकीय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, एंटिटीज आएगा, और एक क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियर। तो दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को हमको देखना है, एक आपका मोनो और सेकंड क्या हो गया, पॉली। तो और सेकंड क्या आएगा इसमें, तो एक में आप फार्मूला सीख रहे हैं और दूसरे में आप नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर में भी सेम सिस्टम है, जैसे उसमें मोनो और पॉली हुआ, सेम चीज़ इसमें भी है, मोनो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और पॉली कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में आप इसमें भी दो पार्ट देखिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका मोनोन्यूक्लियर और एक आपका क्या हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियर। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चले जाएंगे फार्मूला पर, और उसके लिए क्या आपको देखना है, तो देखिए फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में आप किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये फार्मूला है क्या। तो एक चीज़ ये आप दिमाग में रखिए कि ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप किसी चीज़ को संक्षिप्त और सहज तरीके से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब है
कि शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो होना चाहिए बिल्कुल सहज, बिल्कुल आसान होना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड फार्मूला जब होगा तो शॉर्ट हैंड ही होगा, संक्षिप्त होता है और क्या होता है, सहज होता है। दो चीज़ को आप निश्चित रूप से दिमाग में रखें। तो ए शॉर्ट हैंड टूल विच इज़ यूज टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आधारभूत आपको सूचना प्रदान करता है किस चीज़ के बारे में, तो जो कंपाउंड आप पढ़ते हैं उसके अवयवी तत्व के बारे में, जो उसका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के बारे में। किस प्रकार से, तो कंसाइज एंड कन्वेनियंट। तो कंसाइज एंड कन्वेनियंट ये मतलब हुआ कि आप उसको सहज तरीके से और संक्षिप्त तरीके से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका ही आपका क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला। इसका मतलब केमिकल फार्मूला में आप किसी कंपाउंड के एलिमेंट को, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को सहज तरीके से और संक्षिप्त तरीके से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम रहेगा। तो जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम रहता है, सेंट्रल मेटल एटम रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में सिर्फ एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है। तो ये इसमें आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आप क्या नियम दिमाग में रखिएगा, इसमें आप ये देखिएगा कि इस एंटिटीज के सूत्र में संकेत को जो लिखा जाएगा, इसके सिंबल को जो रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और इसमें आपको बताया गया प्रीवियस क्लास में कि आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जो कि आपको चार्ट में दिया भी जाएगा, तो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट को आपको, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और चूँकि सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी डी एंड एफ ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को आपको दिया जाएगा। उसमें से आपको चुन चुन के ये बता दिया जाएगा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगा। उसको आपको ठीक से पढ़ लेना, याद कर लेना है एटॉमिक नंबर सहित। बिकॉज EAN जब आप निकालिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो वहाँ पर इसका यूज होगा एटॉमिक नंबर का। तो उसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो जैसे ही आपको नाम मिलता है, नोमेनक्लेचर रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उससे आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को निकाल लीजिए और उसको क्या कीजिए, लिखिए। फिर क्या कीजिएगा, लिगैंड आपको बताया गया है, लिगैंड आपको बताया गया है, जो डोनर एटम होता है वो लिगैंड। तो लिगैंड को किस रूप में लिखा जाता है, तो लिगैंड अगर डिफरेंट टाइप का है तो वहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखिएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दैट मीन्स उसको वर्णमाला क्रम में लिखना है, और जिसमें इस चीज़ का केयर नहीं करना है कि किस लिगैंड पर कितना चार्ज है। इसका मतलब 1, 2 और 3 चार्ज का वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ सिर्फ ये देखा जाएगा कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है। जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो जो पॉलीडेंटेड लिगैंड होगा, तो पॉलीडेंटेड लिगैंड होगा, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि पॉलीडेंटेड लिगैंड में जो डोनर होता है वह मोर देन 2 होता है। तो आपने मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगैंड को देखा है, उसके सिंबल को आप ठीक से पढ़ लें, ताकि IPSC नेम जब हम लोगों का स्टार्ट हो, और अब जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो चार्ट आपको दिया जाता है उस चार्ट को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो अगर पॉलीडेंटेड लिगैंड भी रहेगा तो भी उसको
अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखना है, उसको वर्णमाला क्रम में ही लिखना है। कहने का मतलब है जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखना है। अब कुछ शब्द आपको शॉर्ट में दिया गया था, जैसे PY, EDTA, EN, डाइन, ऑक्स, इस प्रकार का जो आपको एब्रीविएटेड वर्ड दिया गया था, जो आपको संकेताक्षर प्रदान किया गया था, दिया गया था, जैसे EN है, ऑक्स है, ग्लाय है, EDTA है, इस प्रकार से आपको बहुत सारे एब्रीविएटेड लिगेंड दिए गए हैं। उसमें भी आप क्या ध्यान में रखिएगा कि उसके फर्स्ट लेटर का आप उपयोग कीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। फर्स्ट लेटर, अब इसका फर्स्ट लेटर किस चीज़ से शुरू हुआ है उस चीज़ को केयर करना है जो एब्रीविएटेड हो, और उसके आधार पर आप इसके पोजीशन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इसके पोजीशन का निर्धारण कर सकते हैं। तो दो चीज़ अभी आपने क्या सुना है, तो पहली बात कि आपको सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिखना है, उसके बाद लिगेंड को आप कैसे लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। मोनोडेंटेड रहता है तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसको भी लिखिएगा तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखना है, और पॉलीडेंटेड भी रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी लिखेंगे, और एब्रीविएटेड जो आपका लेटर है, लिगेंड है, उसमें उसके फर्स्ट लेटर को आप देखिएगा। तो इसको आप समराइज कर लें पॉइंट को कि किसको कैसे लिखना है, कब किसको लिखना है। उसके बाद अगर चार्ड रहता है या अनचार्ड, यदि आवेशित रहता है अथवा अनावेशित रहता है, तो संपूर्ण कोऑर्डिनेशन एंटिटी को कहाँ पर लिखते हैं, चार्ज वाले को लिखना है या अनचार्ज वाले को लिखना है, तो संपूर्ण कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपको बार बार बताया जाता है कि उसको कहाँ लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। पॉलीएटॉमिक जो लिगेंड होगा और जो लिगेंड है, इसके एब्रीविएशन को पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है, पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस में लिखना है। कहने का सेंस यहाँ पर क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो, जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, उसको आप कहाँ लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। और उसके बाद जो लिगेंड होता है, लिगेंड जो होता है, अब 2 और मोर देन 2 है, तो जो लिगेंड होता है उसके नंबर को, और जो एब्रीविएटेड लिगेंड है उसके नंबर को आप कहाँ पर लिखते हैं, तो आप उसको लिखते हैं पैरेंथेसिस। उसके बाद आप ये दिमाग में रखिए कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कोई गैप्स नहीं होना चाहिए, कोई रिक्त स्थान नहीं रखा जाता है। इसका मतलब जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, ये रूल हुआ, जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उसके बीच में किसी प्रकार का गैप्स नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर, आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में तो आपका सेंट्रल मेटल एटम हुआ और क्या हुआ, लिगेंड हुआ। इसके बाहर जो काउंटर आयन रहता है, तो काउंटर आयन अगर नहीं है, काउंटर आयन अगर अब्सेंट है, वो नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज को, उस पर जो चार्ज होगा स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं तरफ सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसको। इसका मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और यहाँ पर काउंटर आयन रहता है, यहाँ पर काउंटर आयन रहता है और यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है। काउंटर आयन कहने का सेंस ये है कि आयनाइजेशन स्फेयर, अगर आयनाइजेशन स्फेयर एब्सेंट हो तो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इसके चार्ज को आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं दाईं तरफ सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। कहने का सेंस है ऊपर, चाहे उसका पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। कहने का सेंस है कैटायन हो या एनायन। और ये चीज़ आप दिमाग में रखेंगे कि ये आपका
जो कैटायन है, कैटायन इन द सेंस क्या हुआ, धनायन। कैटायन का जो चार्ज होगा वह जस्ट इक्वल होता है एनायन के चार्ज के, इसका मतलब ऋणायन के आवेश के। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे कि चार्ज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एनायन। धनायन का जो आवेश होगा वह ऋणायन के आवेश के बराबर होता है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे और इसी रूल रेगुलेशन के आधार पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फार्मूला है, फार्मूला को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फार्मूला का जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है ये देखिए। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें कौन सा लेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये देखिए। जैसे ये आप M देख रहे हैं, तो ये M क्या है, ये M है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो M, ये जो M आप देख रहे हैं ये M हो गया सेंट्रल मेटल एटम या क्या हो गया, आयन। अब यहाँ पर जो आप X देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप X देख रहे हैं ये क्या है आपका काउंटर आयन। जान रहे हैं आप काउंटर आयन, पहले से भी जान रहे हैं। जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर है वही आपका क्या हुआ, काउंटर आयन। और L, जहाँ पर ये आप L देख रहे हैं ये L, तो L क्या है, ये हो गया लिगेंड, ये हो गया लिगेंड। और ये जो N आप देखते हैं ये N, मतलब M क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम। X क्या हो गया, काउंटर आयन, या इसको आप क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। L क्या है, तो ये हो गया लिगेंड। N क्या है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। बस लिगेंड का जो नंबर आप देखते हैं वही आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और Z पर जो ये प्लस चार्ज देख रहे हैं, अभी आप इसी चीज़ के बारे में सुन रहे थे, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब जटिल आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको आप क्या कहते हैं, Z प्लस से क्या किए, रिप्रेजेंट किए। तो आपको अभी क्या किया जाएगा, D ब्लॉक के कुछ तत्व को दिया जाएगा और उसको आपको सिंबल और एटॉमिक नंबर सहित दिया जाएगा। आप उसको क्या कर लें, याद कर लें। जो रूल अभी आपने सीखा इसको पढ़ लें, और जो लिगेंड का नाम आपको दिया गया है सिंबल सहित, चार्ज सहित, आप उसको पढ़ लें। तो फिर आपका 2 से 3 दिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये और फार्मूला दोनों ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शेष कल। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।